सभी साथियों को एसके यादव का प्यार भरा नमस्कार। आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। मेरा आपसे निवेदन है कि अपने आगामी 20 से 25 मिनट आप प्लीज इस मैसेज को ध्यान से सुनिएगा। ये मैसेज है उन सभी संस्थाओं के लिए जो संस्थाएं चंद पैसों के लालच में, या कहा जाए चंद कम फीस का ऑफर देखकर कहीं भी चली जाती हैं। आपको एक मैसेज मिलता है कि भैया नेशनल एनजीओ रजिस्टर्ड करवा लीजिए 5,999 में, 7,999 में। ये मैसेज उन सभी संस्थाओं के लिए है जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़े हुए हैं, मगर अपनी अकाउंट फैसिलिटीज, अकाउंट सर्विसेज कहीं और से ले रहे हैं। क्योंकि अगर राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास वैसे सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ परिवार में जब आप जुड़ जाते हैं, इस परिवार में एक वेल प्रोफेशनल सीए की पूरी टीम है, जिसके अंदर हमारे पास मोर देन 79 सीए अवेलेबल हैं। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास कंसल्टेंसी सर्विसेज भी हैं, जिसमें हमारे पास मोर देन 28 कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं। अगर मैं यहां पर कुछ नाम बताना चाहूं, हमारे जैसे लास्ट ऑर्गेनाइजर, हमारे प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर मिर्जापुर संस्थान वाले सुशीला वेलफेयर फाउंडेशन, उनकी सुशीला कंसल्टेंसी, जो कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त या एफिलिएशन का मतलब क्या होता है कि आपके लिए सिर्फ, अगर आप उत्तर प्रदेश या बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो आप मिर्जापुर तक पहुंच गए और आप वहां पर जाकर अपना पेमेंट या काम के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करके आ गए। लेकिन वो काम कहां आएगा? राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास। एफिलिएशन का मतलब ये होता है। अभी हाल ही में लखनऊ में वर्कशॉप आयोजित करने वाली संस्थान अवध फोकार्ड ग्रुप, अवध कंसल्टेंसी, जल्दी वो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं इस 29 तारीख को। आप अवध कंसल्टेंसी से कोई भी काम करवाते हैं तो क्या आप सोच रहे हैं कि अवध वाले हमारे जायसवाल सर उस काम को करेंगे? नहीं। उन्हें बैकएंड टीम पर हमारी जो कंसल्टेंट टीम है वो दी जाती है। यानी कि उनका काम होता है सिर्फ मार्केट से काम उठाना और उसको बैकएंड टीम को भेज देना। यानी कि वो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ या द एनजीओ गुरु वाली जो हमारी प्रोफेशनल टीम है, वो काम वहीं आता है। उसके बावजूद हम लोग कभी भी अपने प्लेटफॉर्म पर किसी से नहीं कहते हैं कि आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ गए हैं तो आप हमसे ही सर्विसेज ले लीजिए, आप राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के मेंबर हैं तो आप कंसल्टेंट की सेवाएं या सीए की सेवाएं भी हमसे ले लीजिए। नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों की संकीर्ण मानसिकता है जिसका आपके विरोधी बड़ा फायदा उठाते हैं। आपकी संकीर्ण मानसिकता है कि हमने राष्ट्रीय जो महासंघ की मेंबरशिप ले ली है, अब यादव जी अपने प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज भी हमें चेपेंगे। शायद इस वजह से राष्ट्रीय जो महासंघ अपनी सर्विसेज का कोई भी प्रचार प्रसार नहीं करता है, क्योंकि आपकी मानसिकता संकीर्ण है। और उसका फायदा सबसे पहले कौन उठाता है? जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के विरोधी तत्व हैं। विरोधी तत्व कौन? क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का पहला ध्येय है एनजीओ को कंसल्टेंट फ्री करना, उनको सारे काम खुद ब खुद करना सिखाना। आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, आप अपने मोस्ट ऑफ द वर्क खुद कर सकें विद द बेस्ट ऑफ द नॉलेज प्रोवाइडेड बाय द आवर टीम। एक नॉलेज, एक जानकारी जब मैं आपको प्रोवाइड करता हूं तो उसके बैकएंड पर बहुत बड़ी मेहनत होती पूरी टीम की। वो रिसर्च करके, एनालाइज करके सारी जानकारियां निकाल कर आती है और एक फिल्टर जानकारी एक आसान शब्दों में आप तक पहुंचाई जाती है। सिर्फ चेहरा मेरा होता है, राइट? उसके बावजूद हमारे बहुत से साथी चंद पैसों के लालच में किसी भी अरे गहरे सीए के पास चले जाते हैं। चंद कार्ड या किसी और
फेडरेशन या किसी प्रकार की यूनियन में जुड़ने के चक्कर में वो लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहां एक प्रॉब्लम दिया जाता है, भाई आप ये करवा लो, वो करवा लो, 12 करवा लो, एटीजी करवा लो, आईटीआर फाइल करा लो, ऑडिट फाइल करा लो। दुनिया भर के मैसेजेस ग्रुप में आते रहते हैं, आज फलाने ऑडिट की लास्ट डेट, आज फलाने ऑडिट की लास्ट डेट। लेकिन उस मैसेज का रिजल्ट क्या होता है, कभी सोचा आपने? इन मैसेजेस का कभी रिजल्ट क्या आता है, ये सोचा है आपने? मैं यहां पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन एक वेल नोन पर्सनैलिटी जो शुरू से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का, मेरे ख्याल से मैंने तो विरोध करते देखा है उनको, और या कहिए कि जब उन्होंने राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ, देखिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जो व्यक्ति एक बार दूर हो जाता है ना, वो ऑब्वियस सी बात है, वो सिवाय विरोध के या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की बुराई के और कुछ कर भी नहीं सकता। ये एक प्रैक्टिकल चीज है। और ऐसे लोगों के छलावों में, घापे में वो संस्थाएं फंसती हैं जिन संस्थाओं की किसी भी वजह से, कोई मिसकम्युनिकेशन की वजह से, कई बार आपकी कॉल आती है, कॉल का कोई रिस्पॉन्स नहीं हमने दे पाया, या जैसा आप चाहते थे कि सर हमें भी ये फ्री में चीजें मिल जाएं, शायद भाई हर एक चीज फ्री में नहीं दी जा सकती सबको, हर एक चीज का एक क्राइटेरिया आता होता है, एक यूजर प्लेटफॉर्म होता है, उसकी फीस होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कई बार हमारे साथी इन बातों से भी नाराज होकर जो है इधर उधर जो है निकल लेते हैं अपनी झोली उठाकर, और उस झोली उठाकर इधर उधर निकल लेने के कारण होता क्या है एग्जैक्ट, मैं वो आपको शो आउट कर रहा हूं। हमारी एक वेल नोन संस्थान है जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने ऐसे ही किसी वेल नोन सीए से जो है अपना काम करवाया। उस सीए ने गलती क्या करी, मैंने जानकारी भेजी और हमारे सीए साहब ने हमें बताया कि सर यहां पर आईटीआर 7-5 की जानी थी, जबकि उसने 7 कर दी। अब आईटीआर 5 की जानी है अगर आपके पास 12 एटीजी नहीं है तो, लेकिन आपके वेल नोन सीए ने जो है भरवा दी आपकी आईटीआर 7। और ये माजरा आज से नहीं चला, ये महासंघ में जुड़ने से पहले से चल रहा था। 2019 में एक फाइलिंग कराई गई गलत, जिसकी पेनल्टी 2,07,630 रुपये। मामला यही नहीं रुका, संस्थान ने अपना सीए चेंज किया, उस महानुभाव ने भी 2020 में भी गलत फाइलिंग कर दी, वहां फिर पेनल्टी, और उस पेनल्टी पर ब्याज दिख रहा होगा, इंटरेस्ट लगता हुआ। मामला यही नहीं रुका, 2021 में फिर वही सीए साहब थे और फिर से वही गलती। हालांकि इस साल 2022 में आकर, लास्ट ईयर 2022 में उन्होंने सही फाइलिंग करी, लेकिन उस फाइलिंग का क्या फायदा, आज 3 साल का जवाब देना इस संस्थान को भारी पड़ गया। अगर ये 4 लाख, 2.5-3 लाख, 4 लाख जो पेनल्टी बन रही है, लगभग 80-85 हजार रुपए आप यहां देख सकते हैं, 2,07,000 यहां पर दिख रहे हैं आपको, 2.25-3 लाख हो गया, और लगभग 20,000 यहां हो गया, 3.25 लाख, और शायद 2019 की जो पेनल्टीज होंगी वो अलग। आज ये संस्थान जो इतने वर्षों से प्रतिष्ठित है और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में एक सक्रिय संस्थान की भूमिका रही है, इस संस्था की, मैं नाम यहां पर ना संस्था का ओवर करूंगा ना उन लोगों का नाम ओवर करूंगा जो आपको मिसगाइड करने का फायदा पूरा उठाते हैं, सिर्फ किस वजह से कि आपकी यादव जी से नाराजगी है कि यादव जी ने फलाना वर्कशॉप किया था, उसमें और लोगों को तो फायदा दे दिया, मुझे नहीं दिया। यादव जी ने फलानी जानकारी में और लोगों को तो शामिल कर लिया, मुझे नहीं करा। अरे यार, आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी लाइबिलिटी, आपकी जो आहर्ताएं हैं, अगर वो पूरी होती होंगी तो ही तो आपको फायदा मिलेगा ना उस चीज का। कुछ लोग तो बेवजह ही नाराज हैं क्योंकि बहुत सारी संस्थाएं अच्छा करती जा रही हैं। अरे यार, आप कुछ करोगे नहीं तो आप कैसे पाओ? आप एक्टिव नहीं हो तो आप, अच्छा कुछ लोग मुझसे इसलिए नाराज हैं कि मैं मीटिंग के दौरान उनका नाम नहीं लेता हूं। अरे यार, जब आपकी एक्टिविटी मुझे दिखाई देगी तो मैं आपका नाम लूंगा। और कई बार हकीकत है कि बहुत सारी हमारी संस्थाएं जो एक्टिव हैं, डे पर डे एक्टिव हैं, जैसे कि गोहाना वाली सज्जन सेवा संघ,
हमारे छतरपुर से संगम से वाले सुपर एक्टिव लोग हैं। रोजाना अथक प्रयास, लोगों को भोजन कराना, प्लांटेशन, बहुत सारे। गोहाना वाले सर 4 साल से 5 साल से लगातार लंगर सेवा चल रही है, अटूट लंगर सेवा। आंधी बारिश तूफान, कोरोना, लॉकडाउन, कुछ भी हो, लंगर सेवा बंद नहीं हुई। ऐसे लोगों का तो मैं नाम भी नहीं ले पाता हूं भाई। वो तो नाराज होके नहीं गए, सिर्फ आपकी उस नाराजगी का फायदा उठाते हैं दूसरे संगठन। वो आपको ऑफर करते हैं, जी आ जाओ हमारे यहाँ पर फ्री में जुड़ जाओ। आप वहां फ्री में जुड़ जाते हैं, एक लेटर के लिए आपको एक लेटर मिल जाता है, और उसके बाद फिर आपको लेते हैं वहां से सर्विसेज, और वहां से लिए हुए सर्विसेज का ये हाल होता है। अब इस संस्थान को अगर आगे कंटिन्यू करना है तो 4 लाख भरने हैं, और नहीं तो बंद कर देने। अब बंद करने की भी कोई सोल्यूशन नहीं है। बंद करने से संस्थान बंद हो जाएगा, आगे ब्याज लगना बंद हो जाएगा, लेकिन पेनल्टी सरकार की खड़ी रहेंगी। मैंने निवेदन किया इन संस्थान से भी कि जितना संभव हो सके जल्दी ये लोग भी ऑनलाइन आए, इस पर वीडियो बनाएं अपनी। ऐसे ही हमारे एक संस्थान है जो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रति बड़े एक्टिव रहते हैं। ऐसे ही दूसरे संगठनों ने उनको ऑफर किया, भैया हम आपका 12 ATG फ्री में करा देंगे। करवा दिया, बिना रुपया लिए करवा दिया, मानता हूं। उसके बाद उनको नोटिस डालकर, कोर्ट का भय दिखाकर, जिस 12 ATG को करने के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप फ्री में बना सकते हैं। अगर एक कंसल्टेंसी सेवा आप महासंघ से या किसी और संस्थान से भी लेते हैं, तो आजकल 12 ATG 2,000 रुपए, 2,999 रुपए में 12 और मतलब 4 से 5 हजार, 6 हजार, 7 हजार के अंदर दुनिया बनाती है। दुनिया सर्विसेज दे रही है। 2,000 से लेकर 10,000 में लोग बना रहे हैं 12 ATG। ऐसे सड़े से 12 ATG, प्रोविजनल 12 ATG के लिए कोर्ट के नोटिस का डर दिखाकर जो है उससे 30,000 वसूले जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके उस छोटे से लालच का फायदा उठाना जानते हैं। और यकीन रखिए, मैंने हर बार संस्थाओं से निवेदन की है, खुलकर सामने आइए, आपकी दिक्कत, आपकी परेशानी लोगों को बताइए। ऐसे लोगों का नाम ओवर कीजिए, और जल्दी हमारे सारे संस्थान इस लाइन पर आने वाले हैं। जल्दी ये सारी वीडियोस पब्लिश की जाएंगी, जो वाक्य मैंने आपके साथ शेयर किए, जिनके साथ घटे हैं, उनकी जानकारियां वो खुद आपको वीडियो में आकर बताएंगे किनके साथ क्या क्या हुआ। राइट। ऐसे ही एक संस्थान को जो है उनके सीए ने मिसगाइड कर दिया। उन्होंने 12 ATG लिया हुआ था प्रोविजनल, उन्होंने उठाकर जो है परमानेंट के लिए अप्लाई कर दिया। वो रिजेक्ट हो गया, कैंसिल हो गया। और कैंसिल होने के साथ साथ एक काम और हो गया। अब उनका जो प्रोविजनल था, द प्रेजेंट एप्लीकेशन फाइल्ड इन द फॉर्म ऑफ 10 AB क्लाउज 3 ऑफ फर्स्ट प्रोविजन सेक्शन 5 ऑफ सब सेक्शन 80G ऑफ द एक्ट इज रिजेक्टेड एज नॉन मेंटेनेबल। यानी कि जो मिला हुआ था प्रोविजनल, उससे भी गए। बड़े बुजुर्ग एक कहावत कह के गए हैं, आधी छोड़ पूरी को धाए, पूरी मिली ना आधी पाए। और ये हुआ किस लिए? उसी वजह से, फॉर द शेक ऑफ दैट सच काइंड ऑफ पीपल्स, उन लोगों की वजह से जो इस प्रकार की हरकतें करते हैं। हो सकता है वो यूट्यूब पर आपको इसी रूप से जानकारियां देते हो कि भैया आपके पास 12 ATG है, आप तो बस परमानेंट अप्लाई कर दो, अब तो डायरेक्ट परमानेंट ATG और 12A मिल जाएगा आपको, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपने 12 ATG ले लिया, 6 महीने के अंदर आपको फाइल करना पड़ेगा, नहीं तो आपका प्रोविजनल किसी काम का नहीं है। क्यों आप ऐसी भ्रांतियों में फंसते हैं? कहां जाता है आपका विवेक? कहां जाती है आपकी समझ? मुझे तो यही समझ में नहीं आता।
अरे भाई, जब वो 12 ATG का सर्टिफिकेट आपको मिला, उस पर हिंदी में, सॉरी इंग्लिश के अंदर बड़े क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आप एक न्यू स्टार्टअप, यानी कि अगर आपने ट्रस्ट सोसाइटी या सेक्शन 8 नहीं खोली है और आपने खोलते ही 12 ATG फाइल कर दिया है, आपने अगर कोई ग्रांट लेनी है या उसकी शुरुआत करनी है, तो आप 6 महीने के अंदर परमानेंट के लिए अप्लाई कर देना। अगर आपको कोई ग्रांट अलॉट हो जाती है, प्रोविजनल ग्रांट अगर आपकी अप्रूव्ड है कोई, तो आप 6 महीने के अंदर अपना काम, उसमें लिखा हुआ इफ यू कमेंसमेंट ऑफ द स्टार्टअप, राइट, अगर आप कमेंसमेंट शुरू कर देते हैं तो 6 महीने के अंदर अप्लाई कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं या आप 6 महीने के अंदर अप्लाई नहीं कर पाए, तो आपको उस पर वैलिडिटी दी गई है, 24-25 तक वैलिड है, या 25-26 तक वैलिड है, या 26-27 तक वैलिड है, राइट। जब भी वो टाइम पीरियड, वो असेसमेंट ईयर पूरा होने वाला हो, उससे 6 महीने पहले अपना आवेदन लगा दीजिए। अब यहां इस संस्थान ने गलती क्या की, इनके सीए ने कहा भैया ये प्रोविजनल तो मान्य नहीं है, आप तो एक काम करो दूसरा लगाओ। इन साहब ने क्या कर दिया, इन साहब ने जो है एक एप्लीकेशन फाइल कर दी, राइट, परमानेंट के लिए, परमानेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर दी। अब एप्लीकेशन 26/5/2023 को फाइल की गई। गलती कहां हुई, इस रिजेक्शन में क्लियर लिखा हुआ है, नोटिस दिया है इनको, इनको क्लियर लिखा है कि भैया मेरे, आपको एक 14/8/2023 को नोटिस दिया गया था जिसमें आपसे जवाब मांगे थे, ये जवाब आपसे मांगे गए थे। जो भी आपने जवाब दिए उसके हिसाब से हमें पता लगा कि 5/4/2022 को, लास्ट ईयर 5 अप्रैल 2022 को आपको प्रोविजनल दिया गया था, जो कि 24-25 तक वैलिडेट है, क्लियर। उसके बावजूद आपने 26/5/2023 को, एक साल के बाद, आपने परमानेंट के लिए अप्लाई कर दिया। अब ये आपका रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है, क्योंकि whether the institution or the fund has been provisionally approved at last 6 months prior to expiry of the period of the provisional approval or within the 6 months of the commencement of its activities, whichever is earlier। क्योंकि उन्होंने कहा कि भैया मेरे, अगर आप नए स्टार्टअप थे, अगर आप नई एनजीओ थे, तो आपको 6 महीने के अंदर अप्लाई कर देना चाहिए था। अगर आपको 5/4/2022 को मिल गया था, तो आपको दिसंबर 2022 तक अप्लाई कर देना चाहिए था। लेकिन आप नए नहीं हैं, आपने लिखा है कि आपकी संस्था 2014 से रजिस्टर्ड है, तो आप पहले 6 महीने की क्राइटेरिया में आते नहीं है। अब आप किस में लाई करते हैं, अब आप लाई करेंगे कहां, 3 साल पूरे होने से 6 महीने वाली में। अभी 3 साल आपके पूरे हुए नहीं, आपने तो एक साल बाद ही अप्लाई कर दिया। लिखा है ना इसमें, विद इन 6 मंथ, सॉरी, एट लास्ट, एट लीस्ट 6 मंथ प्रियर टू द एक्सपायरी ऑफ द प्रोविजनल अप्रूवल। प्रोविजनल का जो आपको अप्रूवल मिला है, उसकी एक्सपायरी जो उन्होंने दी है कि ये 24-25 में एक्सपायर होगा या 25-26 में एक्सपायर होगा, आप इसको समझे कैसे। 24-25 अगर आपके यहां पर एक्सपायरी लिखी हुई है, तो 24-25 एक्सपायरी का मतलब है अप्रैल 2024 से शुरू होकर मार्च 2025 तक आपका वैलिडेट है, राइट। इसके 6 महीने पहले आपको अप्लाई करना है, यानी कि मार्च 2025 तक तो वैलिडेट है, उससे 6 महीने पहले अप्लाई कर दीजिए। उससे 6 महीने पहले का मतलब सितंबर 2024 में। अब आपके पास अगर वैलिडिटी वहां लिखी है 25-26, यानी कि आपका अप्रैल 2025 से लेकर मार्च 2026 तक वैलिडेट है, 6 महीने पहले अप्लाई कर दीजिए। लेकिन अगर आप एक नई एनजीओ है, नई एनजीओ का मतलब बिल्कुल एक नई एनजीओ है, आपने 10 2 4 10 महीने पहले, दो सॉरी 2 4 10 दिन 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले रजिस्ट्रेशन लिया था और रजिस्ट्रेशन करवाया था, संस्था का रजिस्ट्रेशन, और आपने 12 ATG ले लिया है। उस केस में आप चाहें तो 6 महीने के अंदर अप्लाई कर दीजिए परमानेंट के लिए, क्योंकि आप नए हैं, लाइबिलिटी आप पर सेट नहीं होती है, ठीक है। लेकिन कब, अगर आपको कोई ग्रांट मिल रही हो तो, प्री अप्रूवल अगर कोई ग्रांट का आपके पास है, आपको कोई ग्रांट मिली है, तो अप्लाई करना है, राइट, अदरवाइज नहीं। ये सब चीजें मान्य रखती हैं
आपको सोचना और समझना, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करा करो मेरे दोस्तों। अगर सरकार को 6 महीने तक ही वैलिडिटी आपको देनी होती, तो 6 महीने की वैलिडिटी लिखकर उस पर लिख देते ना भाई, वैलिड टिल 6 मंथ ओनली, वैलिड टिल 6 मंथ ओनली। उस पर 23, 24, 25, 26 क्यों लिखा जा रहा है? 3 साल क्यों दिया जा रहा है आपको भाई? यूज योर कॉमन सेंस। और ये कॉमन सेंस यूज ना करने की वजह से ये लोग आपका फायदा उठाते हैं। अगर आपने 1280G अप्लाई नहीं किया है तो कहीं आपका कैंसिल ना हो जाए, 6 महीने के अंदर अप्लाई कर दीजिए परमानेंट के लिए, नहीं तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपके पास प्रोविजनल है तो आप डोनेशन नहीं ले सकते, ये मान्य नहीं है। इन चीजों का फायदा उठाते हैं चंद जयचंद लोग, आपसे अच्छी मोटी रकम ले लेते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख रुपए, जो भी है, वटेवर। कौन क्या चार्ज करता है मुझे नहीं पता। उसके बाद आपकी एक एप्लीकेशन लगा दी जाती है और वो एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चक्कर में आपके हाथ में आया हुआ जो प्रोविजनल है ना, वो और चला जाता है। आधी छोड़ पूरी को धाए, पूरी मिली ना आधी पाए। किस्सा खत्म। अब घूमते रहिए साहब। और बाद में यही जयचंद क्या कहेंगे आपको? सर आपका रिजेक्ट हो गया, अब तो आपकी संस्था बंद हो जाएगी, अब तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे आप। कहो तो मैं कमिश्नर से सेटिंग करवा दूं, उसके 1.5 लाख लगेंगे, उसके 2 लाख लगेंगे, उसके 3 लाख लगेंगे, उसके 5 लाख लगेंगे। क्यों पड़ते हैं इनके चक्करों में आप? मैंने आपको कई बार दिल ठोक के कहा है कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ आपका सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है। यहां वीडियोस के माध्यम से आपको जानकारी दी जाती है। किसी भी प्रकार का कोई भी लेन देन राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ या उससे संबद्ध संस्थाएं नहीं करती हैं। हाँ, आप कोई ऑडिट फाइल करवा रहे हैं अपनी, आप कोई आईटीआर करवा रहे हैं, आप कोई 1280G फाइल करवा रहे हैं, उसका एक न्यूमरेशन कॉस्ट रखी हुई है। हाँ, हमारे साथ कुछ संस्थाएं जुड़ी हुई हैं भाई, उन्होंने प्रपोजल राइटिंग सीख ली। हम तो कहते हैं पहले आप सीखो। आपने सीख ली तो आपको जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर आप नहीं सीख रहे तो जाहिर सी बात है उसका फायदा भाई हम, हमारी संस्था तो उठाएंगे ना। जिन्होंने सीख लिया वो अपनी सर्विस देते हैं, भाई हम प्रपोजल राइटिंग करते हैं, आप इतना चार्ज है, आपको करवाना है करवा लीजिए। लेकिन अगर आप उन संस्थाओं से जो कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा ऑथराइज है, उनके पास एक फ्रेंचाइजी लेटर होता है द एनजीओ गुरु का, उस फ्रेंचाइजी लेटर को आप वहां से देखने के बाद यहां पर आप पहले वेरीफाई कीजिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के हेल्पलाइन नंबर पर 9991997003 पर कि क्या ये फ्रेंचाइजी लेटर वैलिडेटेड है, आपकी तरफ से प्रदत्त किया हुआ है, आपकी तरफ से प्रोवाइड किया हुआ है। अगर हमारे द्वारा उसकी कंफर्मेशन कर दी जाती है कि हाँ ये संस्थान हमारे द्वारा कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए जो है वैध है, वैलिडेटेड है, आप बिल्कुल उससे सर्विसेज लीजिए। एटलीस्ट वहां पर आपके साथ धोखा होने का चांस जो है वो खत्म हो जाता है कि जी पैसे दे दिए, हमारा फोन उठना बंद हो गया, हमारा ये काम नहीं हो रहा, वो काम नहीं हो रहा। काम लेट हो सकता है, काम लेट हो सकता है। मेरे साथ हुआ है, मेरे बहुत से साथियों ने ग्रांट एप्लीकेशन के समय जो है चार्जेस दे दिए, सर हमारा अप्लाई कर दीजिएगा, पैसे देकर वो भी भूल गए। और भाई मेरे पास भी काम बहुत था, राइट, तो गलती से छूट गया वो। अब ये नहीं कि उनके साथ गलत हो गया, आपका पैसा मेरे पास जमा, आप चाहे अपना पैसा वापस ले लीजिए। अगर आप पैसा वापस नहीं दे तो सर वेट कीजिए, जब वो ग्रांट दोबारा खुलेगी, मेरा मेरा अनुरोध है कि जैसे ही उस ग्रांट की दोबारा इंफॉर्मेशन हमारी वीडियो पर आए तुरंत मुझे कॉल कीजिए, दोबारा अप्लाई हो जाएगा। क्या बुराई? राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ वो विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है जहां आपको सारी सेवाएं सटीक और बिल्कुल सही मिलती हैं। तो प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि आपके लोकल में छोटे मोटे जो कंसल्टेंट्स हैं या इस प्रकार के जो संगठन बने हुए हैं, प्लीज अवॉइड देम। आप जुड़िए वहां, मैं मना नहीं कर रहा हूं, जुड़िए, इंफॉर्मेशन लीजिए। जिस काम को वो पेड सर्विस के रूप में दे रहे हो, आप उसकी जानकारी हमें भेज दीजिए, हम वीडियो बनाकर डाल देंगे। जानकारी वहां से कलेक्ट, देखिए जानकारी के लिए मैं किसी से मना नहीं करता। देश का हर एक मेंटोर जो यूट्यूब पर अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी प्रोवाइड कर ही रहा है। बस मैं इतना कहता हूं, जानकारी हर जगह से लो, लेकिन जहां बात आए भुगतान करने की साहब, वहां वो टॉपिक मुझे भेज दीजिएगा, मेरी टीम उस पर काम करेगी। हमारा पूरा प्रयास रहता है कि हम 2 से 4 दिन के अंदर अंदर आपको वो वीडियो अलॉट जो है करवा दें।
लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ये नहीं कि आपने सिर्फ टॉपिक दे दिया, वहां से जो भी डाटा मिला हो आपको, चाहे गाइडलाइन मिली हो उस प्रोजेक्ट की या उस संबंधित काम की जो जानकारी मिली हो, या एटलीस्ट उस वीडियो का लिंक वगैरह, वो सब चीज भेज दिया कीजिए, तो आपकी वीडियो जो है जल्दी हम पब्लिश करने का प्रयास करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी, और प्लीज 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 मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसे किसी भी सीए, ऐसे किसी भी संगठन के चक्कर में, सस्ते के चक्कर में इधर उधर ना भागा करें। विश्वसनीय प्लेटफॉर्म से आपके काम करवाइए। और अगर आपको विश्वसनीय प्लेटफॉर्म महंगा दिखता है और आपका कंसल्टेंट अगर सस्ता दिखता है, तो एटलीस्ट प्लीज उसे सजेस्ट कर दो कि भैया मेरा काम करने से पहले इससे संबंधित ये वीडियो हमारे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म ने डाली हुई है, इसको देख लियो, उसके बाद कर। बस अब तो कोई बाउंडेशन नहीं रही ना कि आपको महासंघ से ही काम करवाना है। आप उनको हिदायत दीजिए कि भाई या ये हमारा विश्वसनीय प्लेटफॉर्म है, आप इसकी ये वीडियो देख लेना, उसके बाद मेरा वाला काम करना। मैं नहीं चाहता कि आपसे कोई गलती हो जाए, उस गलती का परिणाम मुझे 2 लाख 4 लाख की पेनल्टी के रूप में इनकम टैक्स को देना पड़े, राइट। तो प्लीज इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं। मैं नहीं कह रहा कि आप सर्विसेज महासंघ से लीजिए, हमने कभी भी किसी चीज के लिए किसी भी संस्थान को बाउंड नहीं किया, राइट, और ना कभी करेंगे। लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि भैया आप अपना नुकसान मत कीजिए। आपने ये जो सोशल सेक्टर खड़ा किया ना, अपनी जो पहचान बनाई, बड़ी मुश्किल से बनाई है। अब उस संस्थान पे क्या बीतेगी जो पिछले 2014 से काम कर रहे हैं। आज 10 साल का उनका 9 साल का रिकॉर्ड हो चुका है। या तो उन्हें संस्था बंद करनी पड़ेगी, लेकिन लाइबिलिटी तब भी खड़ी है, सरकार अपना पैसा नहीं छोड़ती, एक दिन घर पे नोटिस चस्पा करके चली जाएगी, सिर्फ ब्याज बनना बंद हो जाएगा। और या फिर वो 4 लाख भरेंगे, तब वो नाम जिंदा रहेगा, और नाम जिंदा में कोई फायदा नहीं। क्यों? ऑडिट्स आईटीआर तो गलत कर रखी पिछले सालों की। अब फिर 3 साल वेट करेंगे बेचारे कि मेरे डॉक्यूमेंट कब ठीक हो। चलिए, उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में नई किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।